हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल्स बनाना सीख रहे थे। कुछ प्रॉब्लम का डिस्कशन भी किया गया था और आज जो है कुछ और अलग टाइप का जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे, उसका कंसेप्ट आपको सिखाएंगे। जैसे सपोज कीजिए दो ब्लॉक है, ये M1 है, M1 के कांटेक्ट में एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है M2। ठीक, आप जो है इस M1 को पुश कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं। इतना तो मालूम है नीचे का जो सरफेस है वो स्मूथ है, फ्रिक्शन वगैरह कंसीडर नहीं करना। ठीक है, आप M1 को ढकेल रहे हैं, M2 भी आगे आगे भाग रहा है, साथ में भाग रहा है। पूछा जरा आपसे, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड the force exerted by the M1 on M2। ठीक ना, M1 M2 पर जो फोर्स लगाया वो बताएं और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताएं। ठीक, देखेंगे ध्यान से। ये M1 है, ये M2 है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कि ब्लॉक पे कौन कौन फोर्स लग रहा उसको दिखाते हैं। तो देखो, एक बात तो स्पष्ट है कि ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है M1 जी, इस पर भी ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है M2 जी। ठीक है, देखो जी, M1 मास का जो ब्लॉक है उसको आप पुश कर रहे हैं, तो आप तो M1 को पुश किए, M1 आगे जाएगा और M2 से टकराएगा तो M2 पर फोर्स लगा, यानी M1 M2 को पुश कर रहा है। तो मान लीजिए कि M1 M2 पर जो फोर्स लगा रहा वो फोर्स अगर P है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि M1 M2 पर अगर P फोर्स आगे की ओर लगाएगा तो M2 भी M1 पर उतना ही फोर्स पीछे की ओर लगाएगा। नहीं, ये तो एक्शन और रिएक्शन है। M1 M2 पर जितना फोर्स आगे लगाएगा M2 M1 पर उतना ही पीछे। अब पूरा सिस्टम एक साथ आगे जा रहा। तो अगर हम लोग इक्वेशन लिखें, M1 के लिए अगर इक्वेशन लिखें तो F माइनस P M1 इंटू ए, और M2 के लिए लिखें तो P इजकल टू M2 इंटू ए, है ना। M1 को आगे ले जाने वाला F है और विरोध P कर रहा है, और दोनों ब्लॉक तो जा रहा आगे ही। तो F माइनस P M1 इंटू ए और P हो गया M2 इंटू ए। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करें तो P और P कैंसिल हो गया, M1 प्लस M2 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया जी, F बाई M1 प्लस M2। चलो, एक्सेलरेशन तो निकल गया, और इस एक्सेलरेशन का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में अगर रखें, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो P इजकल टू M2 इंटू ए हो गया F बाई M1 प्लस M2। बस देखो, तो P भी निकल गया क्या। अगर यही क्वेश्चन जो है ना 3 ब्लॉक का सिस्टम रहता, सपोज करो क्वेश्चन में कहा जाता 3 ब्लॉक है, तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा हुआ है, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। आप M1 को पुश कर रहे हैं और तीनों ब्लॉक एक साथ जा रहा है।
आपसे कहा जाए तीनों का एक्सेलरेशन बतलाएं, साथ में जो है m1 m2 पर कितना फोर्स लगाया, m2 m3 पर कितना फोर्स लगाया, इसको बतलाएं, ठीक ना। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड द फोर्स exerted by the m1 on m2 and the force exerted by the m2 on m3। ठीक, m1 m2 पे कितना फोर्स लगाया, m2 m3 पर कितना फोर्स लगाया। आइए देखेंगे। तो हम लोग फर्स्ट वर्क क्या करते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक ना। तीनों जो है ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो m1 के लिए बनाए तो ऊपर हो गया n1, नीचे हो गया m1 जी, ये हो गया n2, नीचे हो गया m2 जी, यहाँ n3, नीचे हो गया m3 जी। आप पुश कर रहे हैं m1 को, है ना, आप m1 को ढकेल रहे हैं, तो जाहिर है m1 m2 पर फोर्स लगाता होगा। मान लो ये फोर्स F1 है, तो m2 उतना ही फोर्स m1 पे लगा रहा होगा। फिर उसी तरह से ये सोचिए m3 आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको m2 पुश कर रहा है। तो m2 m3 पर अगर F2 फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार m3 भी m2 पर F2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक, और जाहिर है तीनों ब्लॉक कांटेक्ट में है, तीनों एक साथ आगे की ओर जा रहा है। अब तीनों के लिए मुझे इक्वेशन लिखना है, ठीक ना, और मुझे F1 F2 का वैल्यू निकालना है। तो मेन काम क्या होता है, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, यानी कौन कौन फोर्स लग रहा है उसको दिखाओ। दूसरा काम क्या होता है, तो इक्वेशन लिखना, और तीसरा काम है उसका कैलकुलेशन, है ना। तो आइए हम लोग जो हैं, पहले तो आप ये बताएं कि ये जो क्वेश्चन बतलाए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट जो क्वेश्चन बतलाए हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। रिस्पॉन्ड कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे आप लोग। हाँ जी, आशीष कुमार, वसीम, गोविंद तिवारी, हाँ, सलोनी, आदित्य राज, अस्मित गुप्ता, उज्जवल तिवारी, अभय कुमार। चलिए, सब लोगों को समझ में आया है। हर्ष, नितिन, आशीष, सब लोगों को समझ में आया। अब जो है ये इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अब देखो, दो ब्लॉक रहे चाहे दो से ज़्यादा ब्लॉक रहे, कांटेक्ट में है, तो प्रॉब्लम बनाने का मेथड तो यही है, इसमें बहुत दिमाग लगाने को तो नहीं। हाँ, देखेंगे इक्वेशन लिखा जाए। अगर m1 के लिए इक्वेशन लिखें तो m1 को आगे ले जाने वाला f है, विरोध करने वाला F1 है, m1 इंटू ए। m2 के लिए बात करें तो F1 माइनस F2 m2 इंटू ए, और m3 के लिए बात करें तो F2 इजकल टू m3 इंटू ए। तीनों को ऐड कर दें, F1 कैंसिल, F2 कैंसिल, F इजकल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखो, ए का वैल्यू हम लोग यहां रख दें। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड,
तो F2 इजकल टू M3 इंटू ए। ठीक ना। चलो ये F2 निकल गया। सोचो F2 जब निकल गया, F1 निकालना है। इसी ए का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो F माइनस F1 M1 इंटू ए, और ये है F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो सोचो यहाँ से F1 निकालोगे तो F इधर ला देते हैं, F वाले टर्म को 1 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M3। देख लो तो, ठीक ना। समझो F1 इधर लगे, बाकी टर्म को इधर ला दी। सॉल्व कर लो इसको। M1 प्लस M2 प्लस M3 से M1 माइनस करेंगे तो ऊपर बच जाएगा M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। बस बन तो गया, है ना। समझ गए। अब 2 ब्लॉक रहे, 3 ब्लॉक रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने को। मेथड तो यही है प्रॉब्लम बनाने का। हाँ, रिस्पॉन्ड भी करेंगे। सोच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को सिखा दें। अब देखेंगे, जैसे क्वेश्चन है कि एक रॉड या समझो एक ब्लॉक ही है, लेंथ इसका L है और मास इसका कैपिटल M। ठीक है। आप जो है इसको F फोर्स लगा करके पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, या आगे की ओर जा रहा है। कह रहा है जिस एंड पर फोर्स लगा रहे हैं उस एंड से x डिस्टेंस पहले। ठीक ना। इस एंड पर F फोर्स लगा रहे हैं, इससे x डिस्टेंस पहले इस लेयर पे पूछा जा रहा है कि रॉड में टेंशन क्या होगा या इंट्रैक्शन फोर्स क्या होगा। ठीक ना। फाइंड टेंशन एट द लेयर shown in the figure। ठीक ना। इस लेयर पर टेंशन क्या हो। तो देखो इसको 2 पार्ट में बांट लें। ठीक ना। मान लो इस पार्ट को M1 बोल दे रहे हैं, इस पार्ट को M2 बोल दे रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन है एक ही रॉड है। जैसे मान लो ये पेन और इसका कवर है, हम इसके कवर को पुल कर रहे हैं, पेन भी साथ में जा रहा है। तो वैसे ही समझें कि ये M1 है, ये M2 है, और दोनों को आपस में जो है ना स्टिक करा दिया गया है, चिपका दिया गया है, और आप M1 को खींच रहे हैं और M2 भी साथ में जा रहा है। तो इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है कि M1 M2 पर कितना फोर्स लगाया, वही पूछे कि टेंशन क्या हुआ, तो बात एक ही। तो ठीक। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इस पार्ट के मास को M1 बोले, इसको N2, हाँ जी, आप लोग कहाँ तक
सीखे थे, बीच में वीडियो रुक गया था, हम तो पढ़ाते रह गए थे, ठीक है ना। तो ये आगे वाला पोर्शन जो है ना, मास m1 है, ये m2 है। वैसे टोटल का मास दिया हुआ है m1 m2 हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ऊपर नॉर्मल नीचे mg, इसके लिए भी ऊपर नॉर्मल नीचे m2g, ठीक ना। वास्तव में नॉर्मल फोर्स इस जमीन के द्वारा लगता है जिस टेबल पर, तो नॉर्मल एक्चुअल में यहाँ पर एक्ट करता है, भले ऊपर तक दिखा देते हैं लेकिन माइंड में सोचेंगे यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। नीचे m2g। अब सोचो m1 तो आगे इसलिए जा रहा है कि हम इसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। m2 आगे क्यों जा रहा है? तो जाहिर है हम m1 को खींच रहे हैं और m1 m2 को खींच रहा है, तो m1 m2 को खींच रहा है, मान लो T फोर्स लगा के, तो m2 भी उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन। T जो है ना वो टेंशन इन इस लेयर पे हो गया, टेंशन एट दिस लेयर, ठीक है ना। फिर से समझ लें, जैसे समझ लें कि ये ट्रेन में ये इंजन हो गया, ये बगी हो गया, तो इंजन आगे की ओर जा रहा तो बगी को खींचते हुए जाता है ना, तो वैसे ही m1 जो है m2 को आगे पुल कर रहा, अगर T फोर्स है तो m2 भी m1 पर उतना ही फोर्स पीछे की ओर लगाएगा, और पूरा सिस्टम जा रहा है आगे की, पूरा सिस्टम जा रहा है आगे की ओर। पूछा जरा टेंशन क्या होगा, फिर m1 और m2 का वैल्यू निकालना। तो देखो पूरे का लेंथ l है, तो l लेंथ का मास m है, तो x लेंथ का मास क्या है, m बाई एल इंटू एक्स, तो ये m1 हो गया, m बाई एल इंटू एक्स। m2 अगर निकालना हो तो m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। तो चलिए m1 और m2 दोनों निकाल लिए, है ना, m1 और m2 दोनों निकाल लिए। अब हम लोग अगर इक्वेशन लिखें, तो m1 के लिए इक्वेशन लिखें तो f माइनस टी m1 इंटू ए, और इसके लिए लिखें तो t इजकल टू m2 इंटू ए। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो f हो गया हाँ जी, देखो स्क्रीन के देखो क्या, हाँ देखिए फ्री बॉडी डायग्राम तो बना दिए थे। जैसे m1 का मास कैसे निकालें, तो यूनिट मेथड से l लेंथ का m मास है तो x लेंथ का कितना, l लेंथ का m मास तो x लेंथ का m बाई एल इंटू एक्स। तो ये हो गया m1। m2 अगर पूछे तो l लेंथ का m मास तो यूनिट लेंथ का m बाई एल, तो l माइनस एक्स का इतना। अब इक्वेशन लिखना है तो m1 के लिए लिखेंगे आगे f पीछे t, तो f माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए। m2 का लिखें t इजकल टू m2 इंटू ए। दोनों को ऐड करेंगे t गायब, m1 प्लस m2 m हो गया, एक्सेलरेशन हो गया f बाई m। अब इस एक्सेलरेशन का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रखें, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड t इजकल टू m2 इंटू ए। m2 क्या है, तो m बाई एल, एल माइनस एक्स, और a है f बाई m, m कैंसिल, f बाई एल, एल माइनस एक्स, यानी कि एल बाई एल 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू एफ। बस बन गया, और क्या, टेंशन निकल गया। समझ गया? देखो वैसे ये जो क्वेश्चन बतलाए आप लोगों को रेफर्ड किए थे कि एम करीम का जो बुक है ना,
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 14 नंबर यही प्रॉब्लम मिलेगा, लेकिन उस क्वेश्चन में इसके बारे में कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाया, केवल क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। कह रहा है कि एल लेंथ का रॉड है, मास m है, एक एंड पर F फोर्स लगाया जा रहा है, तो बतलाओ जिस एंड पर F फोर्स लगा रहे हैं उससे x डिस्टेंस पहले उस लेयर पे टेंशन क्या होगा। देखो अब ये तो समझ गए। चलिए थोड़ा रिस्पॉन्ड करें आप लोग। बीच बीच में एक्चुअली क्या होता है ना, थोड़ा नेट प्रॉब्लम से वीडियो ब्रेक कर जाता है ना। अभी तो ठीक है। चलिए देखिए, सेम प्रॉब्लम को, इसी प्रॉब्लम को बनाएंगे 15 नंबर m करीब में ही। तो उसी क्वेश्चन में देखो क्या फर्क कर दिया। कह रहा है यहाँ F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ F2 फोर्स लग रहा है। ठीक ना, एक बार लिख लेना, हम सुधार दे रहे हैं, वीडियो को रोक करके 14 पहले लिख लेना, आप 15 बता दे रहे हैं। तो देखो जी, ये F1 इधर हो गया F2, फ्री बाई डायग्राम तो वही रहा, M1 M2 तो वही रहा, बस इक्वेशन का फर्क है। M1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे F1 माइनस टी इक्वल टू M1 इंटू ए। M2 के लिए लिखेंगे T माइनस F2 M2 इंटू ए। T कैंसिल, F1 माइनस F2 M1 प्लस M2 इंटू ए, और A का वैल्यू निकालें F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई M। अब जो है A का वैल्यू कोई एक इक्वेशन में रख दें, फर्स्ट में या सेकंड में, आपको टेंशन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक ना। देखो अब ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं इसमें। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहाँ से T निकालेंगे तो F2 प्लस M2A, और M2 मालूम है आपको M बाई L, L माइनस X, और A मालूम है F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई M। ठीक ना, M कैंसिल हो गया, यहाँ से टेंशन का वैल्यू निकाल, T हो गया F2, देख लो F1 माइनस F2 1 माइनस X बाई L। ठीक ना, L बाई L करेंगे तो 1 हो गया, माइनस X बाई L। ठीक, चलो यही आंसर होगा। तो ये तो क्वेश्चन समझे। ठीक ना, दोनों कोई नया क्वेश्चन नहीं है, दोनों एक ही हैं। अब देख आगे जो बताने जा रहा, देखो ये बार बार सिखाए हैं कि जो क्वेश्चन आप बनाए हुए हैं सेम उसी क्वेश्चन को केवल क्वेश्चन पूछने के मेथड को चेंज करके इस तरह से पूछा जाता है जिससे कि आपको बहुत दिक्कत होता है, आपको समझ में नहीं आता है कि बनाए तो कैसे बनाए। ठीक है, तो देखेंगे जैसे SC वर्मा के बुक में 24 नंबर प्रॉब्लम। देखिएगा क्वेश्चन जो है उसी टाइप का है। कह रहा है कि एक रॉड है, इस पार्ट का लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। टोटल मास दे दिया है 3 kg। कंफ्यूज कराने के लिए क्या किया है, इधर जो है पुली लगा दिया। कह रहा क्वेश्चन में कि इधर लग रहा फोर्स 20 न्यूटन का
और इधर फोर्स लग रहा है 32 न्यूटन का। तब बतलाओ इस लेयर पे देखो ये 10 है, ये 20, टोटल जब 3 kg है तो ये 1 kg होगा तो ये 2 kg है ना, ये 1 kg होगा तो ये 2 kg होगा। चलो इसको M1 बोल दे रहे हैं, इसको M2। नहीं, ये 20 है ना, आई 10 है, तो इससे डबल तो ये है, ये 1 kg, ये 2 kg, और दोनों मिलके कितना 3 kg। देखो एक बात जानना, अगर यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स, कोई भी स्ट्रिंग पे जो भी आप फोर्स लगाते हैं वही फोर्स टेंशन का काम करता है उसके हर पॉइंट। यानी अगर यहाँ आप 20 न्यूटन लगाए हैं तो यहाँ भी कितना होगा 20 न्यूटन, तो ये हो गया 20 न्यूटन, इधर हो गया 32 न्यूटन, है ना। ये जो है M1 2 kg, M2 1 kg, फिर नॉर्मल रिएक्शन M2G, यहाँ भी नॉर्मल रिएक्शन M1G। ठीक, जाहिर है पूरा सिस्टम जाएगा तो आगे ही। 32 न्यूटन का फोर्स 20 न्यूटन से ज़्यादा है, सिस्टम तो आगे ही जाएगा। अब सोचो M1 आगे इसलिए जा रहा है क्योंकि आप 32 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। M2 आगे क्यों जा रहा है, तो M1 उसको अपने ओर पुल करेगा, तो मान लो T फोर्स लगाया तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार ये भी T फोर्स लगाए। अभी जो बनाए वही तो क्वेश्चन हो गया। अब डायरेक्ट इक्वेशन लिखे, इसके लिए लिखेंगे M1 के लिए, M1 आगे भाग रहा है तो 32 माइनस T मास इंटू एक्सलेशन यानी 2 इंटू ए। इसके लिए क्या लिखें, T माइनस 20 1 इंटू ए। T कैंसिल, 12 इक्वल टू 3a। तो एक्सेलरेशन जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का वैल्यू कोई इक्वेशन में रखें, जैसे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो T माइनस 20 1 इंटू 4, ये कितना हो गया 24 न्यूटन। तो चलिए इसको भी नोट कर लें। ठीक ना। तो ये क्वेश्चन जो है देखने में तो लग रहा है कि एक नया क्वेश्चन बतलाए, लेकिन अभी जो 15 नंबर एम करीम से बतलाए थे वही क्वेश्चन ना हो गया। यहाँ F1 हो गया, यहाँ F2 हो गया। तो आपको जो है ना रिलेट करने भी आना चाहिए कि हम ये बात पहले सीखे हैं कि नहीं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब जो है आपको कुछ प्रॉब्लम सिखा रहे हैं जो इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड हो। देखेंगे देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल थीटा है और आप क्या किए, इस पर एक ब्लॉक को रख दिए। M मास के एक ब्लॉक को रख दिया। ये ब्लॉक जो है फिसलते हुए नीचे जाने लगा। पूछा जा रहा आपसे कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक ना। समझिए कि स्कूल में स्लाइड एक बना हुआ है, उस स्लाइड पर आप बैठे फिसलते हुए नीचे उतरने लगे। पूछा जा रहा कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। कैसे बनाए इसको,
तो इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है? इधर लग रहा नॉर्मल, नीचे लग रहा mg, देखिए ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा। देखिए इधर ये mg है, तो इधर हो गया mg cos थीटा और इधर हो गया mg sin थीटा, ठीक ना। तो mg sin थीटा के कारण ये नीचे जाना चाहेगा, शायद आप नहीं समझे। देखो एक बार फिर बता रहे हैं, ये थीटा ये इधर जा रहा है ना, तो जब ये इधर जा रहा है तो हमको चाहिए कि इधर कितना फोर्स लग रहा, तो mg तो इधर लग रहा, नॉर्मल तो 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, तो नॉर्मल का तो कोई कंपोनेंट इधर होगा नहीं। ये mg है, तो कैसे आप वेक्टर में पढ़े थे या इस चैप्टर में भी पढ़े थे कि अगर ये एंगल थीटा हो तो इधर f cos थीटा, इधर f sin, तो वैसे ही अगर ये mg है तो इस mg को अगर इधर और इधर कंपोनेंट में ब्रेक करें, 90 डिग्री के एंगल पे कंपोनेंट में ब्रेक करें, तो सोचो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और पूरा चूंकि 90 तो ये थीटा हो गया, तो mg को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो इधर हो जाएगा mg cos थीटा और इधर हो जाएगा mg sin, यानी ब्लॉक को इधर ले जाने वाला कौन फोर्स है? mg sin थीटा। तो बोलेंगे क्या, ठीक ना। आगे से याद रखना, इंक्लाइंड प्लेन पे जब भी ब्लॉक रहे तो ठीक है, फोर्स तो दो ही लग रहा है, नॉर्मल और mg, लेकिन mg का इधर जो इफेक्ट होता है mg sin थीटा और इधर इफेक्ट होता है mg cos, तो नीचे ले जाने वाला कौन फोर्स? तो mg sin थीटा। तो बोलेंगे mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, m कैंसिल हो गया, एक्सलेशन कितना हो गया? g sin थीटा। बन गया क्या? अब देखें, अब जो है एक क्वेश्चन इस तरह से, ये m1 है, हाँ जी। चलिए देखेंगे क्वेश्चन जो है, इंक्लाइन प्लेन पे m1 रखा हुआ और इस स्ट्रिंग के हेल्प से और पुली के हेल्प से m2 को लटकाया गया। जान रहे हैं आप, यहाँ टेंशन T होगा, तो यहाँ T, यहाँ T, यहाँ 2T। और आप ये भी पढ़े थे कि अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका 2a होगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नॉर्मल तो इधर दिखाएंगे, नीचे m1g, और दिखाएं या ना दिखाएं माइंड में रखो, इधर m1g cos थीटा, m1g sin थीटा, यानी इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर हो गया m1g sin थीटा, ठीक ना, इधर हो गया m1g cos थीटा, है ना। तो अब अगर इक्वेशन लिखा जाए, m1 के लिए इक्वेशन लिखें तो t माइनस m1g sin थीटा m1 इंटू 2a, और m2 के लिए लिखे, नीचे जा रहा है m2g माइनस 2t m2 इंटू a। देख ले, मुझे a का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पर t है, यहाँ 2t है, दोनों को ऐड करने से तो बनेगा नहीं, फिर तो डिस्टर्ब हो जा रहा है। अब देखें,
इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड को ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ t है यहाँ 2t है। कैंसिल कराने के लिए 2 से मल्टी 2t माइनस 2m1g साइन थीटा 4m1a, और यहाँ हो गया m2g माइनस 2t m2 इंटू ए, 2t कैंसिल हो गया, m2 माइनस 2m1 साइन थीटा जी 4m1 प्लस m2 इंटू ए। बस यहाँ से एक्सेलरेशन निकल गया m2 माइनस 2m1g साइन थीटा या 2m1 साइन थीटा जी डिवाइडेड बाय 4m1 प्लस m2, है ना। तो ए का वैल्यू निकल गया। अगर टेंशन पूछेगा कि यहाँ टेंशन क्या होगा, तो ए का वैल्यू कोई इक्वेशन में रखेंगे टी निकल जाएगा। हाँ, एक बात याद रखना, गलती से क्या होता है कि क्वेश्चन में कह दिया ना फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1, और हम लोग यही निकाल के आंसर बोल देते हैं। नहीं, ये m1 का एक्सेलरेशन नहीं है, ये तो m2 का है। m1 के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखें। बहुत लोग लगता है बीच में वीडियो रुक गया था तो देख नहीं पाए हैं, तो एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इस इंक्लाइंड प्लेन पर यहाँ m1 मास का ब्लॉक है और इस स्ट्रिंग के हेल्प से m2 मास के एक ब्लॉक को लटकाया गया, ठीक है। देखो यहाँ अगर टेंशन T होगा तो यहाँ तो 2T होगा ही। अगर ये एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो इसको 2a से ऊपर जाना पड़ेगा। m2 पर तो नीचे लग रहा है m2g, है ना, नीचे लग रहा m2g, लेकिन m1 पर देखें तो इधर लग रहा नॉर्मल, नीचे m1g, और m1g को कंपोनेंट में ब्रेक करें, इधर m1g cos थीटा, इधर m1g साइन थीटा। तो ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखें तो नीचे ले जाने वाला कौन है m2g और विरोध करने वाला कौन है t2 तो बोलेंगे ना m2g माइनस 2t m2 इंटू ए। और इसके लिए लिखें तो ऊपर जा रहा है, ऊपर ले जाने वाला है t और विरोध करने वाला है m1g साइन थीटा, तो t माइनस m1g साइन थीटा इक्वल टू m1 इंटू 2a। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ जैसे t है यहाँ 2t है, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड करें तो 2t गायब हो जाएगा ना, तो ये निकल जाएगा। तो चलो यही काम किए हैं, आगे के बाद समझने में तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए इंक्लाइंड प्लेन है, कह दिया क्वेश्चन में 3 ठो ब्लॉक, ठीक ना, m1 m2 m3, और आप इसको पूल करके ले जा रहे हैं। अब पूछेगा कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो। देखो ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में भले आपको हार्ड लगे, इन क्वेश्चन तो आसान है। मिटा दे रहे हैं इसको। चलिए ध्यान से देखें। नॉर्मल का ज़रूरत पड़ तो नहीं रहा, फ्रिक्शन वाला चैप्टर में नॉर्मल का लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय दिखाना तो पड़ेगा ही। इधर m1g m2g m3g, जाहिर है तीनों ब्लॉक एक साथ आगे जा रहा है। देखो जी, अगर यहाँ बोले टेंशन T1 तो वही टेंशन इस पर यहाँ T1, यहाँ बोले T2 तो वही टेंशन यहाँ T2, ठीक। जैसा कि सीखा है कि जब भी इंक्लाइन प्लेन पे रहे तो इधर
ठीक ना। इंक्लाइंड प्लेन पे जब भी ब्लॉक हो तो इधर तो mg होगा ही, इधर mg साइन थीटा, इधर mg कॉस थीटा। अब ये दिखाएं या नहीं दिखाएं, अब सब में दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, माइंड में समझिए। इधर mg कॉस थीटा, इधर mg साइन थीटा, ये तीनों जो है ना एक साथ आगे जा रहा है। तो m1 आगे क्यों जा रहा है? तो m1 को ऊपर ले जाने वाला t1 है, अब विरोध कर रहा है m1g साइन थीटा, तो बोलेंगे t1 माइनस m1g साइन थीटा m1 इंटू m2 के लिए t2 माइनस, देखो m2 को आगे ले जाने वाला t2 है, विरोध करने वाला t1 है, t1 माइनस m2g साइन थीटा m2 इंटू तो कोई m3 के लिए काम करें, m3 को ऊपर ले जाने वाला कौन है? f, तो f माइनस t2 माइनस m3g साइन थीटा m3 इंटू तीनों को अगर ऐड कर दें t1 t1 t2 t2 गायब, f माइनस m1g साइन थीटा m2g साइन थीटा m3g साइन थीटा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू, बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा? तो f माइनस m1g साइन थीटा माइनस m2g साइन थीटा माइनस m3g साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, बस यही आंसर हो गया। ए का वैल्यू कोई इक्वेशन में रखें, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे t1 निकल जाएगा, थर्ड में रखेंगे t2 निकल जाएगा। मेन आपको मेथड समझना है, ठीक ना। क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो निकालना होगा ही, लेकिन अगर फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशन लिखने आता है तो जो भी क्वेश्चन में पूछेगा वो तो बनेगा ही। तो चलिए इसको भी नोट करेंगे और थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। बीच बीच में थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसलिए उतना जो है बेहतर ढंग से बीच बीच में ब्रेक हो जाता है ना, तो शायद समझने में आपको दिक्कत भी हो जा रहा है। चलिए थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे आप लोग। मिटाते हैं, मिटा देना, जल्दी से बताइए। अब लीजिए मिटा दिए। देखिए अगर कहीं पे लिखा हुआ रहे ना कि एक ब्लॉक है 200 न्यूटन का, इसका मतलब क्या हुआ जी? मतलब कि उसका वेट दिया हुआ है 200 न्यूटन। आप कोई कह दे mg है 200 न्यूटन, तो मास कितना? तो g का वैल्यू 10 होता है ना, तो मास हो गया 20 kg। यानी कोई भी क्वेश्चन में अगर कहे ना कि वेट है 200 न्यूटन या वेट है 300 न्यूटन, तो समझ लेना है कि मास है 20 kg, मास है 30 kg, इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए एक टर्म बार बार आपको मिलता है कि बतलाव स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या हुआ। तो अब एक नया कंसेप्ट सिखा रहे हैं, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। देखिए जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, खड़ा हो गए, आपका वेट का रीडिंग आ जाता है, गैस सिलेंडर है उसमें वेट का रीडिंग आ जाता है,
तो सब स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से हम लोग वेट को मेजर करते हैं। तो देखो कैसे मेजर किया जाता है। एक बात और जानना, आम बोलचाल के भाषा में हम लोग वेट को ही मास समझते हैं। जैसे किसी से पूछते हैं आपका वेट कितना है, तो बोल देता है 60 kg, 70 kg, जबकि वेट न्यूटन में होता है। लेकिन आम बोलचाल के भाषा में वेट मतलब मास पूछ रहा होता है। इसीलिए स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग भी हम लोग मास में यानी केजी में निकालना चाहते हैं। तो देखो स्प्रिंग बैलेंस पर कितना फोर्स लगा ये देख लो। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस पे जो फोर्स लगा तो जाहिर है फोर्स तो न्यूटन में लगेगा, तो उसमें जी से डिवाइड कर दो। कैसे अभी बतलाए कि जैसे mg है, ये वेट को बतलाया, तो m अगर निकालना है तो वेट में g से डिवाइड कर दो। यूज में लाएंगे तो बात समझ में आने लगी। जैसे देख, आपसे कहा गया फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस in given problems। देखिए एक लिफ्ट है, इसमें एक स्प्रिंग बैलेंस को लटका दिया गया और उसी से हम लोग एक ब्लॉक को लटका दिए। पूछा जा रहा आपसे कि इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या हो। तो हम लोग सबसे पहले जो है ये देखते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है वो इस स्प्रिंग बैलेंस पर कितना फोर्स लगाया, यानी टेंशन देख लो और उसमें जी से डिवाइड कर दो। तो ध्यान से देखो, यहाँ हो गया टी, यहाँ टी, नीचे mg, और ये लिफ्ट रुका हुआ। पूछा गया कि रीडिंग बतलाओ स्प्रिंग बैलेंस का, तो आपको ये देखना है स्प्रिंग बैलेंस पर कितना फोर्स लगा। तो स्प्रिंग बैलेंस पर ही टेंशन न लगा है, तो टेंशन में जी से डिवाइड करो। तो टेंशन कितने के इक्वल है, तो अगर हम लोग ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो ये ब्लॉक रुका हुआ है तो टेंशन इक्वल है mg के। तो पूछा जाए रीडिंग क्या हो गया, तो बोलेंगे रीडिंग हो गया T/g यानी mg/g यानी m kg। जो इसका एक्चुअल मास है वही इसका रीडिंग है, ठीक ना। अगर लिफ्ट रुका हुआ है, उसमें स्प्रिंग बैलेंस है और स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से ब्लॉक को लटकाया गया है, तो ये जानेंगे जो एक्चुअल मास है वही रीडिंग है। अब देखिए, अगर यही लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होता, थोड़ा समझेंगे, स्प्रिंग बैलेंस है, आप ब्लॉक को लटका दिए, आई ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। पूछा गया रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या हो, तो देखो यहाँ टेंशन टी, तो वही टेंशन यहाँ नीचे mg, लेकिन अब की टेंशन का वैल्यू क्या md के इक्वल होगा, ऊपर भाग रहा है, तो t माइनस mg m इंटू ए, तो t हो गया mg प्लस m ए। तो पूछा जाए कि रीडिंग क्या हो गया, तो रीडिंग तो हो गया टेंशन बाई जी, कारण कि स्प्रिंग बैलेंस पर फोर्स तो टेंशन ही लग रहा है, यानी mg प्लस m ए डिवाइडेड बाई जी। देख लो, यानी कितना हो गया m प्लस m ए बाई जी। देख लो जी, ये m kg का ब्लॉक है, लेकिन जब रीडिंग निकालोगे ना, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो रीडिंग m से ज़्यादा आ गया, m प्लस m ए बाई जी।
क्योंकि टेंशन बढ़ गया। अगर यही जो है नीचे की ओर जा रहा होता, लिफ्ट अगर नीचे की ओर जा रहा होता और तब जो है टेंशन निकालते तो mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए और t हो गया mg माइनस एम ए। तब रीडिंग क्या होता, तब रीडिंग हो जाता t बाई जी mg माइनस एम ए बाई जी, यानी m माइनस एम ए बाई जी। देख लो, लिफ्ट अगर नीचे की ओर एक्सलेशन से जाने लगे तो जितना केजी का ब्लॉक है रीडिंग उससे कम का आ जाएगा, क्योंकि रीडिंग किस पर डिपेंड कर रहा है, इस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जब लिफ्ट रुका हुआ है तो अगर ये 5 केजी का ब्लॉक है तो रीडिंग भी 5 केजी है। लिफ्ट एक्सलेशन से ऊपर जा रहा थी, 5 केजी के ब्लॉक है तो हो सके रीडिंग 6 केजी आ जाए या 5 केजी से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि m प्लस एम ए बाई जी। और वही नीचे जाएगा तो m माइनस एम ए बाई जी, क्योंकि देखो नीचे अगर जाएगा ना तो स्प्रिंग बैलेंस पर लोड कम पड़ेगा। जैसे तो सोचो ना, माइंड में रस्सी से बांध लो कोई चीज़ को, एक पत्थर को बांध लो, नीचे ले जाओगे तो कम ना लगता है कि लोड हमको महसूस हो रहा, और ऊपर लेकर के जाना हो तो ज़्यादा हैवी महसूस होता है कि नहीं। तो जाहिर है नीचे ले जाएंगे तो ये टेंशन घट जाता है तो रीडिंग भी घट जाता है। जबकि ब्लॉक तो तीनों से एक ही लटका हुआ है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में रीडिंग अलग अलग है। ठीक ना, चलिए बताइए, समझे कि नहीं। चलिए रिस्पॉन्ड करें आप लोग। मिटा दें क्या? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक स्प्रिंग बैलेंस है, उसके एक एंड को इस दीवार से अटैच कर दिया गया और दूसरे एंड से जो है एक ब्लॉक को लटका दिया गया। ठीक ना, ब्लॉक का मास है 5 kg। फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक ना, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग आपसे पूछा जा रहा। ठीक, थोड़ा सोचिए, स्प्रिंग बैलेंस पर जो फोर्स लगेगा, मान लो यहाँ T, यहाँ भी क्या हो गया T, नीचे हो गया mg। इसी पोजीशन में ये रुका हुआ, रीडिंग क्या होगा? तो रुका हुआ है तो T किसके इक्वल, mg के। तो T इक्वल mg के, मास है 5g, अगर 10 लोगे 50 न्यूटन। स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा? तो रीडिंग तो जानते हो, स्प्रिंग बैलेंस पर जो फोर्स लगेगा तो T लगा तो उसमें G से डिवाइड करो, तब 50/10 हो गया 5 kg।
अब देखो, अब एक दूसरा क्वेश्चन है कि स्प्रिंग बैलेंस जो है वो टेबल पर रखा हुआ और एक ब्लॉक इधर और एक इधर, इसका भी मास है 5 kg, इसका भी मास है 5 kg। पूछा जा रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या हो। स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा? देखो जी, मान लो तुम कहा यहां पर टेंशन T1, तो वही T1 यहां। अगर यहां बोल दिया टेंशन T2, तो वही टेंशन यहां। वैसे एक बात जानना, हम लोग जो स्प्रिंग लेते हैं ना, वो मासलेस स्प्रिंग होता है, और मासलेस स्प्रिंग में दोनों एंड पर टेंशन इक्वल होता है। यहाँ अगर T1 है तो यहाँ भी T1 ही होगा। लेकिन मान लो गलती से हम अलग अलग ले लिए। देखो ये भी 5 kg है, तो नीचे mg, और ये भी है 5 kg, तो ये चाहेगा ऐसे उतरे, चाहेगा ऐसे उतरे, तो रुका हुआ रहेगा। तो बोलो T1 किसके इक्वल? mg के, मतलब या ठीक है m1 m2 नहीं mg है तो mg बोल दो। T2 भी निकालोगे तो किसके इक्वल? mg के। तो 5 इंटू जी 50 न्यूटन। पूछा जाए रीडिंग क्या हुआ, तो बोलेंगे कोई एक एंड पर जो टेंशन लगा, देख लो जो फोर्स लगा उसमें g से डिवाइड कर दो, तो T1 बाई जी 50/10, आंसर हो गया 5 kg। तो कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर इसमें 5 kg लटका था तब भी रीडिंग 5 kg, इधर भी 5 इधर भी 5 तब भी रीडिंग 5 kg, ऐसा कैसा हो गया? तो बोलेंगे देखो हकीकत ये है ना कि अगर ये दीवार नहीं होता तो क्या ये स्प्रिंग बैलेंस यहाँ रुकता? तब तो ये सब गिर जाता, कोई रीडिंग आता ही नहीं। सही बात तो ये है कि यहाँ यही जो दीवार था ना, जो इधर फोर्स लगा के इस स्प्रिंग बैलेंस को रोके हुए था, इधर जो टेंशन लगता था तो इधर भी कोई फोर्स लग रहा होगा तभी ना रुका हुआ होगा। तो इधर फोर्स कौन लगा रहा है? तो बोलेंगे इधर फोर्स लगा रहा है कौन? तो इधर ही दीवार फोर्स लगा रहा है, ठीक ना, दीवार के द्वारा इधर फोर्स लग रहा। समझ गए? अरे समझे भी? चलिए मतलब कि यहाँ फोर्स देखो चाहे यहाँ फोर्स देखो, दोनों ये सेम ही होना है। कोई एक एंड पर फोर्स देख लो और जी से डिवाइड कर दो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एक स्प्रिंग बैलेंस है और इधर हम लोग देखेंगे 10 kg के ब्लॉक को लटका दिए और इधर 5 kg के ब्लॉक को। अब कहा गया स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा, तो देख लो। स्प्रिंग को मासलेस लेना है, नीचे m1 जी, यहाँ T1। याद रखो यहाँ T1 लोगे ना तो यहाँ भी वो T1 ही लेना पड़ता है। ऐसे मान लो T2 ले लो, लेकिन वो अपने आप T1 के इक्वल हो जाएगा। ये T2 नीचे m2 जी, जाहिर है 10 kg है 5 kg है तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, एक्सलेशन आ जाएगा, रुका हुआ तो रहेगा नहीं।
तब तो मुझे इक्वेशन लिखना पड़ेगा और टेंशन का वैल्यू निकालना होगा। तो पहले तो आप यहाँ तक समझे कि नहीं, इसको आगे बता रहे हैं, बाकी के बारे में रिस्पॉन्ड करें। ठीक ना? मिटाए ना फर्स्ट और सेकंड को। बोलिए बोलिए। मिटाते हैं। देखिए, अब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं 5 kg 10 kg 5 5 एक दूसरे को ख़त्म, 5 बच गया, आंसर हो गया। ठीक ना? ये सब नहीं। देखें कैसे बनाएंगे। आपको पहले निकालना पड़ेगा कि टेंशन कितना, स्प्रिंग बैलेंस पर फोर्स कितना लग रहा है, और उसमें जी से डिवाइड करना। ये नीचे जा रहा, तो m1g माइनस T1 m1 इंटू ए, इसके लिए T2 माइनस m2g m2 इंटू ए। अच्छा, स्प्रिंग के लिए लिखें तो स्प्रिंग भी तो आगे भाग रहा होगा ना, जब ये नीचे उतरेगा ये ऊपर थे, तो बोलेंगे T1 माइनस T2, आगे ले जाने वाला T1 विरोध करने वाला T2, मास इंटू एक्सलेशन, और उसका मास 0 है, 0 इंटू ए। थोड़ा देख लो तो ये 0 हो गया, तो T1 T2 के इक्वल हो गया कि नहीं? तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। T1 देखो यहाँ माइनस T1, यहाँ प्लस T1, T2 माइनस T2 गायब, इधर बचा क्या? m1g माइनस m2g। इधर क्या बचा? m1 प्लस m2 इंटू ए। m1 है 10 kg, m2 है 5 kg, g 10 प्लस 5 a 50/15 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन आया। मुझे टेंशन चाहिए T1 या T2 में से कोई एक, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट m1 है 10 kg, 10 इंटू 10 माइनस T1 10 इंटू 10/3, T1 हो गया 100 माइनस 100/3 200/3 न्यूटन। और पूछा जाए रीडिंग क्या होगा जी, तो रीडिंग हो गया T1/g 200/3 डिवाइडेड बाई 10 20/3 kg। चलिए, यानी 6.66 kg। यही तो आंसर। बोलिए, ठीक है ना? अब सोचिए, ये आप अंदाज पे तो नहीं बता सकते थे, तो चलिए कोशिश तो किए हैं कि अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम हो स्प्रिंग बैलेंस से रिलेटेड, तो वो सब क्वेश्चन को भी आप बना सकें। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मिटा देते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा रिस्पॉन्ड करें। चलिए मिटा रहे हैं इसको। देखेंगे, कह रहा क्वेश्चन में कि एक आदमी है जिसका मास है m, ये स्प्रिंग बैलेंस पर एक लिफ्ट में बैठा हुआ है और लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा। पूछा जा रहा आपसे कि स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा।
फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो कौन कौन फोर्स लग रहा, ऊपर नॉर्मल, नीचे लग रहा mg, भाग रहा ऊपर तो n माइनस एम जी, m इंटू ए, n किसके इक्वल, mg प्लस ma। पूछा जा रहा रीडिंग क्या होगा, तो रीडिंग हो गया n बाई जी। थोड़ा समझना ये बात, कोई इसमें दिक्कत होता है। देखो इस आदमी पर नॉर्मल ऊपर लग रहा, तो वही नॉर्मल ये आदमी स्प्रिंग बैलेंस पर किधर लगाएगा, नीचे। यही नॉर्मल स्प्रिंग बैलेंस पर नीचे, जैसे मान लो इस फर्श पे हम खड़ा है, तो ये फर्श हम पे नॉर्मल जो ऊपर लगा रहा है, वही नॉर्मल हम इस फर्श पर नीचे लगाएंगे। ठीक, क्या दिक्कत है क्या। अब पूछा गया रीडिंग बतलाओ, तो n बाई जी जो नॉर्मल फोर्स लगा, यानी एम जी प्लस एम ए बाई जी, यानी m प्लस एम ए बाई जी। देख लो जी, यानी लिफ्ट ए एक्सलेशन से ऊपर जाएगा तो आदमी अगर 60 kg का है तो रीडिंग 60 kg से ज़्यादा का होगा। उसी तरह से जब ये नीचे की ओर जाए, मान लो आदमी स्प्रिंग बैलेंस पर है और ये ए एक्सलेशन से नीचे जाता, तो खैर फोर्स तो ऊपर नॉर्मल, नीचे एम जी। फ्री बॉडी डायग्राम तो वैसे ही बनाते, ऊपर नॉर्मल और नीचे एम जी, ए एक्सलेशन से नीचे जा रहा है। बोलो ना इक्वेशन क्या लिखें, तो एम जी माइनस एन, एम इंटू ए, एन हो गया एम जी माइनस एम ए। रीडिंग क्या हो गया, एन बाई जी, मतलब कि एम जी माइनस एम ए डिवाइडेड बाई जी, एम माइनस एम ए बाई जी, है ना, m माइनस एम ए बाई जी। देखो तो एम ए बाई जी से रीडिंग घट गया ना, तो याद रखना है अगर लिफ्ट में आप हैं, स्प्रिंग बैलेंस पर बैठे हुए हैं चाहे लटके हुए, अगर उस लिफ्ट का एक्सलेशन अपवर्ड में है तो रीडिंग हो जाएगा m प्लस एम ए बाई जी, डाउनवर्ड में है तो m माइनस एम ए बाई जी। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि एक आदमी स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से लिफ्ट में मूंगफली बेच रहा, तो ये बतलाओ जब लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा ये एक्सलेशन से, तब उसको मूंगफली बेचने में फ़ायदा है कि नीचे जा रहा होगा तब, तो जाहिर है ऊपर जा रहा होगा तब, क्योंकि कम ही मूंगफली रखेगा रीडिंग ज़्यादा आ जाएगा, तो उसको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, है कि नहीं। चलो अब जो है, जैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा एससी वर्मा के बुक में कि एक आदमी जो है वेइंग मशीन पर है, 15 नंबर प्रॉब्लम है एससी वर्मा का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का। कह रहे एक आदमी जो है ना लिफ्ट में वेइंग मशीन लगा हुआ उसी पर खड़ा है, और लिफ्ट का कभी एक्सलेशन अपवर्ड में है कभी डाउनवर्ड में है। देखा जा रहा है कि जो मैक्सिमम रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस का वो 72 kg है। तो मैक्सिमम रीडिंग मतलब क्या हुआ जी, m प्लस एम ए बाई जी 72 है, और जो मिनिमम रीडिंग है वो 60 kg है, यानी m माइनस एम ए बाई जी वो 60 kg है। और दोनों को अगर ऐड कर दें तो एम ए बाई जी कैंसिल, 2m इजकल टू 72 प्लस 60 132 हो गया, m कितना हो गया 66 kg। यानी देख लो वो आदमी जो है वास्तव में 66 kg का है, लेकिन लिफ्ट जब अपवर्ड में जाता है तो रीडिंग हो जाता है 72 kg, और डाउनवर्ड में जाता है तो रीडिंग हो जा रहा है 60 kg, है ना। तो ये तो हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को देखें। इसी में एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ गए होंगे। हाँ जी,
एक बात और, जैसे इसी केस में अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर जाता, मतलब लिफ्ट में आप खड़ा हुए और लिफ्ट जो है ना अचानक उसका रस्सी टूट गया, गिरने लगा, तो ये अगर जी के इक्वल हो जाता तो mg माइनस mg जीरो, तब रीडिंग जीरो हो जाता, यानी स्प्रिंग बैलेंस आपके पैर के नीचे जरूर रहता, लेकिन आप उस पर कोई दबाव नहीं बना रहे होते। जैसे आप ऐसा कीजिए, अपने सिर पर एक बॉक्स रख लीजिए और छत पर से कूद जाइए, तो रास्ते में वो जो बॉक्स है आपके सिर पर कोई दबाव नहीं बनाएगा, ज़मीन पर पहुंचेंगे तभी दबाव होगा, रास्ता भर तो दोनों फ्री फॉल है, तो रीडिंग जीरो होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि ए का वैल्यू जी से भी बड़ा हो जाए, तो देखो जैसे ही जी के इक्वल हो गया तो आपको अब लिफ्ट से मतलब नहीं, लिफ्ट अपना गिर रहा है, आप अपना। अगर ये जी से बड़ा हो जाए तो आदमी तो धीरे धीरे नीचे आएगा, लिफ्ट तेजी से ऊपर जाएगा, तो ये दोनों के बीच गैप बनने लगेगा ना, तो आपको लगेगा कि लिफ्ट आदमी उड़ने लगा। आदमी एक्चुअली उड़ने नहीं लगा, लिफ्ट तेजी से नीचे जाने लगा, और आदमी भी नीचे ही ना जाएगा, आदमी थोड़े ना उड़ करके ऊपर चला जाएगा। हाँ, लगेगा ऐसा कि अरे इसके पैर के नीचे से जो है ना वो भागते जा रहा है, फ्लोर जो है, फ्लोर और पैर के बीच का गैप बढ़ते जा रहा है, ठीक ना। तो इसलिए एक टर्म होता है कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, मतलब कि उसको ऐसा फील होगा कि हमको कोई वेट ही नहीं है। जैसे ये लिफ्ट में है खड़ा स्प्रिंग बैलेंस पर और लिफ्ट तेजी से नीचे उतरने लगा। थोड़ा याद करो ना, कभी डिज्नीलैंड में बिग व्हील पर अगर बैठे हो, ऐसे वाला पर कभी बैठे हो, तो देखोगे जब नीचे उतरता है तो लगता है अरे मेरा वेट ही गायब हो गया, फिर ऊपर जाता है तो लगता है वेट आ गया, फिर नीचे, है ना, यही कंटिन्यू होता है। तो समझ गया, अगर फ्री फॉल हो जाए यानी लिफ्ट के केबल को कोई काट दे तो उस केस में रीडिंग क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक ना, रीडिंग जीरो हो जाएगा। और अगर ए का वैल्यू जी से बड़ा हो जाएगा तब भी तो रीडिंग जीरो ही रहेगा, क्योंकि पाँव के नीचे जब रहेगा ही नहीं स्प्रिंग बैलेंस तो फिर रीडिंग का क्या सवाल है। चलिए यहाँ तक तो समझे, और कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिए। तो देखिए, आप लोग एक काम करें, अभी तक तो आपको होमवर्क दिए थे, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन को गायब भी किए थे। अब आप एससी वर्मा के बुक में पहले शायद 10 तक प्रॉब्लम दिए थे, कुछ में दिक्कत होगा 11, 12, 13, 14, ये भी ट्राई कर लेंगे। 15 तो अभी बताए ही हैं। चैप्टर नंबर 5 है एससी वर्मा में, वॉल्यूम 1 का। इसके अलावे जो है 17 से लेकर के आप ट्राई कर लेंगे 27 तक, फिर 30, 31, 30 तो ऑलरेडी दिए हुए थे पहले भी, 31, 32, 34, 35, 30, ठीक ना, 34 से लेकर के आप ट्राई कर लें 39 तक, और एक 42 नंबर प्रॉब्लम, ठीक ना। ये आपका एससी वर्मा में होमवर्क है। एम करीम के बुक में 1 से लेकर के 40 तक प्रॉब्लम, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। इसके बाद जो है मुझे कुछ सिखाना है अलग टाइप के प्रॉब्लम जिसमें सीडो फोर्स वगैरह का यूज हो, तो इसको आज इतना ही सिखाते हैं, क्योंकि और दूसरा क्वेश्चन बतलाएंगे तो दिक्कत होगा, ठीक ना। तो चलिए आप लोग मन लगा करके पढ़ें। हाँ, एक बात आपको बता दें, अगर बीच में किसी भी तरह का छुट्टी लेना चाह रहे हो आप लोग,
जैसे छठ वगैरह पर्व है और आपके घर में कोई व्यस्तता हो तो उसके पहले जो है ना हम लोग इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको। और ऐसे तो आप कहीं भी रहें, आप लाइव क्लास करते हैं तो लाइव करते हैं, लाइव नहीं भी करते हैं तो वीडियो तो रिकॉर्ड हो जाता है ना। तो आज हम लोग इतना ही सीखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।